बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे कराची में वाक़ई एक शॉपिंग मार्ट की, जहां पे आग लग गई और इस शॉपिंग मार्ट में लगी आग की वजह से जिसे काबू ना पाया जा सका, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो मखदूश हो गई। कहा जा रहा है कि ये शॉपिंग मार्ट जो है ये दरअसल उस इमारत की पार्किंग को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और उस इमारत में जितने रिहायशी हैं वो अब बेघर हो गए हैं, जब तक कि ये अंदाज़ा नहीं लगाया जाता कि आया ये इमारत मखदूश है या रिहाइश इख्तियार करने के काबिल है। इसके बेसमेंट में अभी भी पानी खड़ा है और 2 दिन की जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कैसे आग लगी, क्या हुआ, बहुत से सवालिया निशान जन्म लेते हैं। किस तरह से SBCA के रूल्स को वायलेट करते हुए एक बिल्डिंग के पार्किंग को, उसके जो पार्किंग लॉट था उसको यूज़ करते हुए एक शॉपिंग मार्ट बना दिया गया, जहां लोगों का काफ़ी रश भी देखने में आता था। फिर उसमें आग लगती है, फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर या ऐसी जगह जहां पे गला मौजूद हो या कपड़े की चीज़ें मौजूद हों, कागज़ की चीज़ें मौजूद हो, वहाँ पे प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर कोई छोटी मोटी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से लग जाती है तो उसे फ़ौरन वो खुदकार निज़ाम के तहत खुद बुझ जाए। जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में होता है कि कोई भी शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मार्ट बनाया जाता है, मॉल बनाया जाता है, तो सबसे पहले तामीर होने के बाद उसकी आबादकारी से पहले उसका एक फायर फाइटिंग सिस्टम बनाया जाता है या प्लान बी बनाया जाता है, जिसमें कि एग्जिट्स बनाए जाते हैं, मुतबादिल रास्ते दिए जाते हैं और साथ ही साथ फायर फाइटिंग का एक खुदकार निज़ाम दिया जाता है कि अगर रात के किसी पहर आग लग जाए और लोग मौजूद ना हों तो ये फायर फाइटिंग का निज़ाम जो है ये ख़ुद अमल करते हुए इस आग को बुझा ले। कराची में पहले भी इस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इसमें आग लगने का सिलसिला चलता रहा है और आज तक कभी कोई खुदकार फायर फाइटिंग निज़ाम कामयाब होता नज़र नहीं आया। चाहे PIDC बिल्डिंग हो, कराची का एक निजी होटल हो, शॉपिंग मॉल्स हों या फिर इस टाइप के शॉपिंग मार्ट्स हों जहां भी आग लगती है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हों। बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि शायद रेस्टोरेंट मालिकान या शॉपिंग मार्ट के मालिकान इंश्योरेंस करा के रखते हैं और जब उनको लगता है कि ये शायद अब या तो माल ख़राब हो गया है या मार्ट को रेनोवेट करना है या दोबारा से बनाना है, तो बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग, यानी जिस तरह हम फिल्मों में भी देखते हैं कि मुबैना तौर पर ख़ुद भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हो जाते हैं ताकि इंश्योरेंस क्लेम करके नए सिरे से मार्ट को, मॉल को या किसी होटल या रेस्टोरेंट को बनाया जा सके। बहरहाल काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं जो इस वक्त यानी धरना देकर रोड के ऊपर बैठ गए हैं, जिनका ये कहना है कि हम सहरी भी यहीं करेंगे, इफ्तारी भी यहीं करेंगे। घर में इस वक्त रहने की चूँकि हालत ऐसी नहीं है बिल्डिंग की और अब तक इस बात का तयन भी नहीं किया गया है कि आया ये इमारत मखदूश हो गई है या इस इमारत में अभी भी रिहाइश मुमकिन है। एक बड़ा सवालिया निशान है, एक बड़ा इशू है। कराची जैसे इलाके में एक इस तरह की इमारत जिसके पार्किंग लॉट को इस्तेमाल करते हुए एक शॉपिंग मार्ट बनाया गया था, तो अब देखना यह है कि इस पर मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो नोटिस भी ले रहे हैं, लेकिन किस हद तक इन नोटिस पे अमल किया जाता है या जो रिहायशी हैं उन्हें क्या रिलीफ फराहम किया जाता है। दूसरी जानब ये भी देखने में आ रहा है कि जो बिल्डर माफिया है उनकी जानिब से रिहायशियों को धमकी भी दी जा रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए, ज़्यादा उठाया ना जाए, क्योंकि कोई भी मामला इस किस्म का जब उठता है तो चाहे इसमें SBCA के लोग मुलव्वस हों जिन्होंने इस चीज़ को वायलेट करते हुए इजाज़त दी, या ये भी कहा जा रहा है बाज़ दफ़ा अगर हम SBCA से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये इलाका कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड से बात की जाए तो वो भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो एक अजीब सी सिचुएशन है, जिस तरह कराची के थानों की हदूद में होता है कि अगर एक जगह वक़ुआ होता है, एक थाने को क्लेम करें, वो कहता है नहीं जी हमारी हदूद में नहीं आता है ये वक़ुआ। इसी तरह इस वक्त जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें भी एक बहस सी छिड़ी हुई है कि आया ये जो बिन हाशिम शॉपिंग मार्ट है ये किस की हदूद में आता है, किसके इख्तियार में आता है, किसका काम था इस पे NOC देना, किसका काम था इस NOC को रोकना जो कि एक बिल्डिंग की पार्किंग लॉट को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं जुल्फ़िकार पीरज़ादा। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आवाज़ सुन सकते हैं। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मुझे बताइए कि ये क्या मामला है। कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल एक इमारत का पार्किंग लॉट था जिसे इस्तेमाल करते हुए ये शॉपिंग मार्ट बना दिया गया जिसमें फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था।
देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये तो एक बात है जिसके अंदर जो है उसको पार्किंग लॉट को इस्तेमाल किया गया, मगर इसके अंदर जो है वो 30,000 गज जगह थी, जिसके अंदर 10,000 गज पे जो है कि दुकानें थी, उसके नीचे जो है वो 10,000 गज नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसको बिल्डर की जानिब से जो है वो गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। फिर इसके ऊपर फिर 10,000 गज की जो दुकानें थी इसके ऊपर फिर 10,000 गज जगह है, जिससे जो है वो गोदाम दुकानों को डबल दुकानें बनाई गई थी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो इस तरह टोटल ये 30,000 गज जगह थी इसके अंदर, जो कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था और साथ साथ गोदाम भी थे और दीगर जो पूरा मतलब एक मार्ट जिस तरह का होता है इस तरीके से ये बनाया गया था। जी ये पीरजादा साहब ये बताइएगा कि इस किस्म के जो शॉपिंग मार्ट या बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ रिहाइश भी होती है, पूरी दुनिया में ये एक निज़ाम होता है, लेकिन पार्किंग लॉट्स को यूज़ करके कहीं शॉपिंग मॉल्स नहीं बनाए जाते, शॉपिंग मार्ट नहीं बनाया जाता या डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं बनाया जाता। इस किस्म के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में फायर फाइटिंग का मुस्तनद या एक ऐसा निज़ाम जो कि ख़ुदकार निज़ाम होता है जो दुनिया भर में मौजूद होता है, ये क्यों नहीं बनाया जाता? जब भी किसी मतलब शॉपिंग मार्ट में, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, होटल में आग लगती है, काबू नहीं पाया जाता। और मज़े की बात ये कि, या अफसोस की बात कहना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो भी नाकाम रहता है। 2 दिन की जद्दोजहद के बाद कराची जैसे शहर के फायर फाइटिंग के अमले ने इस आग पर काबू पाया। क्या कहते हैं आप? हाँ देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये सुबह जब आग लगी है, यकम रमजान था और जब स्टोर की इंतजामिया जब पहुंची है तो पहले सिर्फ ये वहाँ के स्टोर के मेडिकल स्टोर में उन्होंने धुआं उठता हुआ देखा। तो अपने तौर पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर के पास इंतजाम थे फायर फाइटिंग के, उसके जरिए उन्होंने बुझाने की कोशिश की। पहली कॉल की गई फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड के इंतहाई ये अफसोस का मकाम है फायर ब्रिगेड के लिए, शहर के लिए अलार्मिंग पोजीशन है कि नीपा चौरंगी पर जो फायर स्टेशन है इसके पास जो गाड़ी थी वो गाड़ी खराब थी। अब फिर जब दूसरे स्टेशन से गाड़ी आई है तो एक गाड़ी आई, उसके अंदर पानी खत्म हो गया। अब तो ये जो मार्ट है इन लोगों ने प्राइवेट टैंकर तो अतराफ के जो थे उनको पैसे दिए हैं कि वो जितने टैंकर ला सकते हैं प्राइवेट टैंकर यहाँ पे लाएं और इसको पानी डाल के आग बुझाएं। अब फायर फाइटिंग के जो हमारे पास अगर आप देखा जाए मौजूदा फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है, इधर कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास कोई ऐसा तरीका कार नहीं है कि ऐसे इससे पहले जितने भी बाउल्स में आग लगी है आप ये देख सकते हैं कि वहां पर जब तक आग ने पूरा मुकम्मल तौर पर सामान को जलाकर खत्म नहीं कर दिया उस वक्त आग नहीं बुझा सके। आग खुद बुझती है, इनका काम सिर्फ पानी डालना होता है, एक तरफ से पानी डाल रहे होते हैं, दूसरी तरफ आग जो है वो पीछे की तरफ बढ़ रही होती है। तो इससे पहले बल्दिया फैक्ट्री देख लें, उसमें फायर फाइटिंग की जो गफलत सामने आई है। शहर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर इसी किस्म की गफलत सामने आती है कि इनका कोई तरीका कार ट्रेनिंग इनके पास ऐसी नहीं है कि इस किस्म के नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि रही बात वो जो आपने बात की कि नीचे पार्किंग एरिया को लॉट के तौर पर इस्तेमाल किया गया गोदाम के तौर पे, तो शहर में जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए हैं, एक नहीं तकरीबन अब तो बड़ी तादाद में ये कारोबार एक सनत बन चुका है, तो उसके अंदर तमाम ही डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर पार्किंग एरिया के अंदर बिल्डर माफिया की जानिब से भारी किराया ले लिया जाता है। उसकी वजह से वो जो अपना पार्किंग एरिया है वो इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। अच्छा ये बताइएगा पीरजादा कि क्या ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है बिन हाशिम, क्या ये SBCA की दायरे इख्तियार में आता है, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आता है, या कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे इख्तियार में आता है? देखिए ये तो अभी ये SBCA की दायरे इख्तियार में आता है। यहाँ पर जो सारे मामला इसको देखने होते हैं और वहाँ पर, लेकिन SBCA की जानिब से साफ ये कहा जा रहा है कि हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जी SBCA की दायरे इख्तियार में आता है, लेकिन SBCA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके दायरे इख्तियार में ये बिन हाशिम नहीं आता है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे इख्तियार में है। अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड के अगर SBCA बात करें, मगर देखिए बिल्डिंग की जो तामीरात हैं वहाँ पर बिल्डिंग की तामीर की इजाजत देना, जितनी भी वहाँ पे तामीरात हुई थी तमाम जो है वो SBCA से परमिशन लेके बनाई गई है। अब उसको यूज किस तरह से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा, ये तमाम इसकी चेक एंड बैलेंस रखना मुतल्लिका इदारों का काम है। अब उन्होंने क्यों नहीं रखा जिसकी वजह से वाक़या रुनू हुआ, मगर इस वाक़े के अंदर ये एक बड़ा फायदा हुआ कि जिससे हमने जो चीज देखी कि जब हम रिपोर्ट करने के लिए सुबह
जब पहुंचे हैं तो वहां पर बिन हाशिम के जो इंतजामिया थी उससे पहली फुर्सत में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो, न सिर्फ अपने एम्प्लॉय को सेव किया, तकरीबन 200 के करीब एम्प्लॉयज अंदर मौजूद थे, उनको बाहर निकाला। उसके बाद जो फ्लैटों की मालिका जितने ऊपर फ्लैट्स हैं, 5 मंजिला फ्लैट्स हैं, तो उन तमाम फ्लैट्स में जो बच्चे, खवातीन, मासूम बच्चे और बुजुर्ग थे उन सबको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। माली नुकसान तो जितना हो सके, क्योंकि ये नुकसान, अब ये जो माली नुकसान हुआ है जी पीरजादा, मुझे ये बताइएगा कि चलें ठीक है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है, रमज़ान मुबारक का महीना था, अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें नाजिल फरमाई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जो माली नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का जो रिहायशियों का नुकसान हुआ है, उनकी कीमती अशिया, उनकी चीज़ें तमाम जिस तरीके से ये मखदूश भी हो गई है इमारत, एक इंसान की उम्र भर की कमाई होती है, उसका घर, उसका सरमाया होता है, ये जो माली नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इन रिहायशियों का के दुखों का मदावा करेगा? देखिए, ये अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो जिसने ये बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाया है और जो अभी तक इस बिल्डर जो इसका किराया रेंट वसूल कर रहा है लोगों से अभी तक, ये उसकी जिम्मेदारी है। बिल्डर फरार है और वो इंतहाई बहादुर शख्स है जिसकी तरफ से पुलिस को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, मशीनों को भी प्रेशराइज किया जा रहा है और इस डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, जबकि वो अपना किराया लेते रहे। अब ये हादसा रूनुमा हुआ है तो इसके अंदर खास तौर पर उनका कसूर नहीं है जो लोग ऊपर रिहाइश पजीर हैं। अब इनको किसी न किसी तरीके से कंपनसेट करना पड़ेगा उस बिल्डर को जिसने बिल्डिंग बनाई और इसको जो है वो बिल्डिंग को जो है वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के इस्तेमाल में दिया। अच्छा, बिन हाशिम डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से कोई एलामिया, कोई बयान आया है कि वो रिहायशियों को किसी किस्म की कोई सपोर्ट फराहम करेंगे? देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर तो इस टाइम हो गया दिवालिया, बिल्कुल खत्म हो गया, वो लोग जमीन पर आ गए, डिफॉल्ट हो चुके हैं बिल्कुल। तकरीबन करोड़ों रुपए का माल, तकरीबन अभी जो एक तखमीना मेरी बात हो रही थी तो तकरीबन 30 करोड़ रुपए से जायद का उनका नुकसान हुआ है और 200 के करीब एम्प्लॉय हैं जो इस वक्त उनके सड़कों पर बैठे हुए हैं। रमजान का महीना है, उनके घर में भी राशन का मसला है, सबके साथ ये मामला चल रहे हैं, वो लोग सब साथ बैठे हुए हैं, मगर इस वक्त बिल्डर फरार है जो कि लाखों रुपए बल्कि नहीं करोड़ों रुपए इस जगह से किराया हासिल कर रहा था, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सारे मामले को आके फ्रंट पे बैठ। अच्छा पीरजादा, आप ये कहते हैं कि इस वाकई की टोटल जिम्मेदारी सिर्फ बिल्डर की है? जो इस डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है, बिन हाशिम डिपार्टमेंटल स्टोर का, उसकी भी तो मिली भगत से ये डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया गया ना। हम जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो जिम्मेदारी एक शख्स पे क्यों डाल देते हैं? क्या डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? उसने क्यों ऐसी जगह पे ये डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया? क्यों पार्किंग हुई है जी? उनका ये कहना है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक से भी रास्ते में है क्योंकि वो इस टाइम दिवालिया हुआ है, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको सामने रखते हुए सारा जो मकीनों का नुकसान है उसका इजाला पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ एक डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक इजाला पूरा नहीं कर सकता। इसके अंदर वो कह रहे, पुलिस का ये कहना है कि हमें बिल्डर को भी साथ मिलाना पड़ेगा, तो ये दोनों मिलकर जो है वो इनका इजारा पूरा करें। जहाँ तक पुलिस ऑफिशियल से जो बात हुई, उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक है वो इस इजाले के अंदर काफी हद तक कंपलसेट करने को भी तैयार है, मगर वो सारा कंपलसेट वो भी नहीं कर सकता। कुछ जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर के ऊपर भी पड़ती है कि वो भी सामने आए और फ्रंट पे जो है वो अपना किरदार अदा करे। तो ये मुझे बताएं कि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी या इसी तरीके से कराची में जिस तरह से वायलेशंस की जाती हैं, मिली भगत से काम किया जाता है, इदारों की मिली भगत होती है, बिल्डर्स की मिली भगत होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिकान की मिली भगत होती है, ये जाहिर सी बात है एक शख्स का तो काम नहीं है ना, आप सिर्फ एक शख्स को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, कोई FIR में नॉमिनेट किया जाएगा कि कौन कौन जिम्मेदार हैं या किन लोगों ने ये वायलेशंस की? देखिए, इस मामले में अभी तहकीकात चल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो पूरा विजिट करके गई है और अब शायद कल इंजीनियर वगैरह भी आएंगे और बिल्डिंग की कंडीशन देखेंगे, आया बिल्डिंग की कंडीशन ये रहने की काबिल है भी या नहीं है, तो उसके बाद डिसाइड होगा कि इसके अंदर गफलत किसकी है और कहाँ पर क्या हुआ है। मगर फिर उसके बाद जब तहकीकात होंगी तो चीज सामने आएगी कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोगों का नुकसान अलाटीज है, जो लोग रिहायशी अफराद हैं, उसका इजाला किस तरह किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इन रिहाइशों का इजाला किया जाता है। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में
جو سماعت ہوئی ہے خاص طور پہ تجاوزات کے حوالے سے، اس میں بڑے اہم مکالمے دیکھنے میں آئے ہیں، سننے میں آئے ہیں ایڈوکیٹ رشید رضوی کی جانب سے، اور خاص طور پہ جو ہمارے جو جج صاحب ہیں جسٹس گلزار صاحب، ان کی جانب سے بھی بڑے اہم مکالمے جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے ہیں، سننے کو ملے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک بات ہے جو کہ آج تجاوزات کے حوالے سے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جو کیس کی سماعت ہوئی ہے، بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور پھر وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری تھی، کینٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری تھی، یا کس طرح سے ملی بھگت سے یہ تمام کام کیا گیا۔ چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ویئرس، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور اب کچھ بات کرنا چاہیں گے ہم سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے۔ جو 2 رکنی بینچ آج جس نے سماعت کی، تجاوزات کے خلاف بڑے اہم فیصلے دیکھنے میں آئے، اور خاص طور پہ جو ایڈوکیٹ رشید رضوی اور جسٹس گلزار کے درمیان جو مکالموں کا تبادلہ ہوا، وہ بھی کچھ اتنا دلچسپ تھا کہ آج سے پہلے شاید کسی سپریم کورٹ کے جج اور وکیل کے درمیان اس طرح کے مکالموں کا تبادلہ نہ ہوا ہوگا، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مطلب کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ یا ڈی ایچ اے کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ سوسائٹی بنائے، یا وہ زمینیں جو کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو ملتی ہیں یا فوجی افسران کو ملتی ہیں، انہیں عام شہریوں کو بیچا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک گلوبل مارکی کے خلاف جو اپیل کی سماعت تھی وہ کر کے جو اپیل تھی وہ مسترد کر دی گئی۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایم گوپانگ، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج عدالت میں کیا ہوا، کس طرح کی سماعت ہوئی۔ جی ایم گوپانگ، السلام علیکم، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی آواز سن سکتا ہوں۔ جی مجھے بتائیے گا گوپانگ کہ آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، جو کہ ایک پہلے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، توقع تھی کہ اگر یہ سماعت جب دوبارہ ہوگی تو اہم فیصلے دیکھنے میں آئیں گے، جسے ہم انٹرم آرڈرز کہتے ہیں، خاص طور پر تجاوزات کے خلاف، غیر قانونی بلڈنگز کے خلاف، عمارتوں کے خلاف آج کافی بات کی گئی ہے، واٹر بورڈ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ کیا ذرا کچھ احوال بتائیں گے ان سماعت کا؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ توقع تھی جسٹس گلزار سے کہ جسٹس گلزار نے جو گزشتہ سماعت کی اس کے بعد یہ آج متوقع تھی کہ آج کے سیشن میں کوئی بڑے فیصلے نظر آئیں گے۔ یہ گزشتہ سال سے میاں ثاقب نثار سے لے کے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کراچی کو ماسٹر پلان کے تحت جو ہے اس کو تجاوزات سے پاک کرنا ہے، اور خاص طور پر کراچی کے اندر جو غیر قانونی طور پر بلڈنگز بنائی گئی ہیں ملٹری لینڈز پر یا رفائی پلاٹوں پر جو تجاوزات ہیں ان کو کس طرح ہٹایا جائے، اس کے لیے ایک واضح طور پر سپریم کورٹ نے اپنے گزشتہ کئی سیشنز میں فیصلے دے چکے تھے، جس پر آج انہوں نے بالکل کمپلیٹلی ایک فائنل ایک لائن کھینچ لی، اور اس کے لیے آج چیف منسٹر سندھ اور خاص طور پہ سندھ حکومت کو جو ہے ذمہ داری اب سونپ لی ہے۔ میئر کراچی کے اوپر جو وزن تھا، اور بار بار میئر کراچی کی جو شکایت تھی کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں یا میرے پاس جو ہے وہ اتنے اخراجات یا فنڈ نہیں ہے کہ میں اس پر کام کر سکوں، تو وہ آج جو ایک اہم فیصلہ یہ بھی ہے کہ یہ سارا کا سارا اٹھا کے آج جو ہے سندھ حکومت اور خاص طور پہ چیف منسٹر سندھ کی جانب جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دی گیا۔ اس کے علاوہ جو سب آج کے سیشن میں جو پہلی چیز دیکھنے میں آئی وہ تھی ملٹری لینڈ پر بات۔ ملٹری لینڈ کی جانب سے جو سیکرٹری دفاع پیش ہوئے اور انہوں نے جو رپورٹس پیش کی، اس پر عدالت نے سخت اظہار برہمی کا ظاہر کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں یہ کسی کام کی رپورٹس نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کو یہ بھی نشاندہی کروائی گئی کہ سیکرٹری دفاع خود اس رپورٹس کو نہیں دیکھ چکے تھے اور نہ انہوں نے خود سائن کیے تھے، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ آرمی کا کوئی کام نہیں ہے، نہ ملٹری لینڈز پر جو ہے اس طرح کے شادی ہال اور رفائی پلاٹوں پر جو ہے اس طرح کی بلڈنگز جو ہے وہ ملٹری لینڈ پر تعمیر کی جا سکتی ہیں، جس کے لیے اب آئندہ سیشن کے لیے واضح طور پر احکامات سیکرٹری دفاع کو دے دیے گئے ہیں کہ مجھے کمپلیٹ ہمیں عمل درآمد جو ہم نے فیصلے ہم گزشتہ سماعتوں میں کر چکے ہیں اس پر کر کے جو ہے ہمیں رپورٹس دی جائے۔ اچھا جی ایم گوپانگ، رشید رضوی صاحب کس موکل کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب دوبارہ بتائیے۔ رشید رضوی، ایڈوکیٹ رشید رضوی آج کس موکل کی جانب سے، کس پارٹی کی جانب سے پیش ہوئے تھے؟ جی یہ رشید اور رضوی صاحب جو ہیں اور جو جسٹس گلزار کے درمیان میں تھوڑا سا جو ہے معاملہ گرم ہوا، وہ اسی ملٹری لینڈز پر ہی بات ہو رہی تھی، جس پر جسٹس گلزار نے ان کو
ये बताने की कोशिश की कि जितनी भी ये मार्कोस वगैरह शादी हाल बने हुए हैं और इसके मुतालिक जो अदालत ने गुज़िश्ता समात पर फैसले दिए थे कि इनको फौरी तौर पर हटाया जाए, जो हटाए नहीं गई। आज की जो रिपोर्ट थी उस पर रशीद और रिजवी और जस्टिस गुलजार के अंदर जो मकालमे हुए उस पर जो है अदालत ने ये कहा कि मिलिट्री को कोई इख्तियारात नहीं है कि इस तरह की लैंड जो है वो कमर्शियली उसको इस्तेमाल करे और दीगर जो प्राइवेट लोग हैं उनको अलाट किया जाए, या खास तौर पर वो फौजी अफसरान जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं उसके बावजूद जो है वो अपने इख्तियारात किस तरह इस्तेमाल करके किसी भी बंदे को मिलिट्री लैंड जो है वो अलाट कर देते हैं और वहाँ मिलिट्री लैंड पर जो है वो कमर्शियल प्लाजा और दूसरे सिनेमा घर और इस टाइप की चीजें बनती है, जिस पर रशीद और रिजवी और इनके दरमियान में एक नोकझोंक हुई, जिस पर जस्टिस गुलजार ने कहा कि हम आप एक ऐसा फैसला देंगे कि जो तारीख लिखी जाएगी और जो 72 सालों में नहीं हुआ अब हम करके दिखाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एडवोकेट रशीद रिजवी की जानिब से ये कहना था कि 72 सालों में आज तक किसी ने पूछा नहीं है, तो उन्होंने कहा अब तारीख बदली जाएगी, हम ये तारीख बदलते हैं और अब ये साबित करेंगे कि इसे पूछा भी जाएगा और इस पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। अच्छा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ज़मीन की फ़रोख्त के हवाले से क्या मामलात हुए? जी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बारे में भी एमडी जो कराची वाटर बोर्ड थे उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें भी काफी खामियां थी, जिस पर ये वजाहत वो पेश नहीं कर सके कि ये जो लैंड जो सरकारी लैंड है उसको किस तरीके से और किस अदवार के अंदर जो है वो बेचा गया है मुख्तलिफ लोगों को, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो कॉलोनीज बना दी गई हैं, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो गुज़िश्ता ज़मीन थी जिसके लिए ये भी ऑर्डर जारी किए गए थे कि वो शादी हाल भी वहाँ पर बनाए गए और उनको जब तोड़ा गया उसके बारे में ये भी अहकाम दिए गए थे कि वहाँ पर जो है कोई पार्क तामीर किए जाए, चूँकि वो रफाई ज़मीन थी वाटर बोर्ड की। और वाटर बोर्ड की जो दीगर कॉलोनीज बन चुकी हैं और उसके अंदर जो वाटर बोर्ड की जो एम्प्लॉइज के लिए जगहें अलाट की गई थी उसमें अब दीगर अफराद भी वहां पर अलाटमेंट लेके बैठे हुए हैं या उनके दरमियान में जो दूसरी इंक्रोचमेंट हुई है उस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और खास तौर पे कहा कि इसके मुतालिक भी हमें अब वाज़ेह तौर पे बताया जाए कि किस किस अदवार में किस किस दौर में ये चीजें गैर कानूनी तौर पर अलाट करके वहां पर तजावुज़ात को कायम कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आपने अपना वक्त दिया हमारे प्रोग्राम खबर की खबर में। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप कुछ बात करना चाहेंगे। हम कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में आज या गुज़िश्ता चंद रोज़ से जब से रमज़ान की आमद हुई है उस वक्त से जो नरखनामा जारी होता है, सरकारी नरखनामा जिसे लोग देख के कीमतों को चेक करते हैं, आज एक नया इंकिशाफ हुआ है कि कराची की मार्केट्स में एक 2 नंबर नरखनामा जो है वो चल रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी जो लोग जिस नरखनामे को चेक करके अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी कर रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा नरखनामा मौजूद है जो गवर्नमेंट ने जारी किया ही नहीं है, जिसमें कीमतें बढ़ाकर लिखी गई हैं। और ये नरखनामा जो है ये तमाम मार्केट्स में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल हसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ डॉक्टर साहब। जी बिलाल साहब, ये जो इंकिशाफ हुआ है कि कराची में एक यानी 2 नंबर या एक दूसरा नरखनामा सर्कुलेट कर रहा है जिसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है और ये खुद से निकाला हुआ नरखनामा है, क्या माजरा है? जी देखिए डॉक्टर साहब, आज जब हम मार्केट गए थे तो एक नया इंकशाफ हुआ। वही नया इंकशाफ ये था कि एक नरखनामा जो कि सरकारी नरखनामा है जिसे कि कमिश्नर कराची की इजाजत से उसे शाया किया जाता है और वो मौजूदा साल मार्केट कमेटी सब्जी मंडी में जो है मार्केट कमेटी वो उसे शाया कर रही है जो कि ऑथेंटिक है। लेकिन हमने आज मार्केट में ये देखा कि 9 मई के 2 लिस्टें जो है मार्केट में है, एक हरे कलर से छपी हुई है और दूसरे ब्लैक कलर से। तो जो ब्लैक कलर की है वो मार्केट कमेटी सब्जी मंडी से शाया हुई है, लेकिन हरे कलर में जो लिस्टें आई हैं वो लिस्टों में रेट्स जो है वो कम है और वो इस पे जो दस्तखत है मुतालिका अथॉरिटी के ओहदेदार का वो भी 2 नंबर जाली है, जिसमें कि हमने एडिशनल कमिश्नर 1 अहमद कुरैशी साहब को इस हवाले से हमने व्हाट्सएप भी किया और उनसे उनका मौक़िफ़ भी मालूम किया। तो उनका कहना यह था कि उनके इल्म में ये बात नहीं है और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है और इंक्वायरी करेगी कि ये कौन लोग हैं जो फेक लिस्ट जो है सरकारी नफनामे के तरह जो है वो मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
کہ وہ جو فیک سرکاری نقصنامہ فروخت ہو رہا ہے وہ 10-10 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، جبکہ کمشنر کراچی کی جانب سے جو سبزی منڈی میں مارکیٹ کمیٹی والے شائع کر رہے ہیں وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک نئی جو ہے وہ کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کمشنر کراچی کی جانب سے کیا موقف آتا ہے. جی تو یہ بتائیے گا کہ اگر یعنی یہ جو نرخنامہ ہے یہ بالکل اس میں قیمتوں میں کتنا فرق ہے سرکاری نرخنامے میں اور اس جعلی نرخنامے کی میں قیمتوں میں کس حد تک فرق ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، حیرتناک بات ہے کہ جو اصلی نرخنامہ ہے اس میں آج کیلے کے ریٹ جو تھے 105 روپے درجن تھے، اور جو فیک لسٹ تھی اس میں جو کیلے کے نرخ درج تھے وہ 85 روپے تھے. اور اسی طرح جو سرکاری نرخنامہ تھا جس میں کہ تربوز کے ریٹ جو تھے وہ تقریباً 42 سے 43 روپے تھے، لیکن جو فیک لسٹ ہے اس میں 35 سے 40 روپے تھے. تو لہٰذا جو فیک نرخنامہ ہے اس میں نرخ بھی جو ہے وہ کم رکھے گئے ہیں، اور وہ پیسوں سے فروخت ہو رہے ہیں. جی تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا یہ صرف جو نرخنامہ بیچا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ایسا مافیا سامنے آ گیا ہے جو یہ نرخنامہ بیچ کے پیسے بنانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہر شخص سوچتا ہے کہ نرخنامہ میں لے کے جاؤں گا فروٹ کی دکان پہ، سبزی کی دکان پہ، اشیاء خورد و نوش کی دکان پہ، تو پھر لوگ اسی نرخنامے کو دیکھ کے مجھے سامان دے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو 10 یا 15 روپے میں یہ نرخنامہ بیچا جا رہا ہے اس سے کوئی پیسے کمائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ ہے کہ ماضی میں نرخنامے کے حوالے سے کمشنر کے جو کنٹرول سیکریٹریٹ تھا وہاں پر کچھ گھپلے بھی ہوتے رہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو نرخنامہ شائع ہوتا تھا وہ 10 روپے میں فروخت ہوتا تھا، اور لیکن وہ پیسے جو ہے سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوتے تھے، جس پہ کہ موجودہ کمشنر افتخار شلوانی صاحب نے جب اپنا تعینات ہوئے تو انہوں نے اس اسکینڈل کو ختم کرنے کے لیے جو مختلف لوگ تھے کمشنر آفس میں ان کا انہوں نے ٹرانسفر بھی کیا، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے فارغ بھی کیا کہ یہ معاملہ جو حل ہو جائے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اہمیت سرکاری نرخنامے کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی جب وہ پھل فروٹ خریدنے جاتا ہے تو سرکاری نرخنامے کے حساب سے دیکھ کر ہی وہ خریدتا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ تقریباً اس کراچی شہر کے اندر لاکھوں جو ہے اس وقت پٹھارے دار ہیں، دکاندار ہیں، خواجہ فروش ہیں، جو کہ مختلف چیزیں فروخت کر رہے ہیں. اب اتنی زیادہ تعداد میں سرکاری نرخنامہ کو شائع کرنا کمشنر کراچی سیکریٹریٹ کے لیے ناممکن ہے. تو جس میں وہ سرکاری نرخنامے وہ چھاپ رہے ہیں اس کے بعد جو گیپ پڑ رہا ہے اس گیپ کو جو ہے وہ ایک یہ جعلی جو نرخنامہ ہے یہ پورا کر رہا ہے. بالکل، بہت شکریہ بلال حسن، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رمضان میں خاص طور پہ اس مہینے میں جو مہنگائی ہوتی ہے اسے کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. کمشنر کراچی کی جانب سے کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں، اس جعلی نرخنامے پہ کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں. بہرحال اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. پیر کے روز شب 11:05 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.